हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 सोशल स्टडीज़ GSEB बुक से चैप्टर नंबर 14 इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी 2। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग जगह पे ज्योग्राफिकल रीजन्स कैसे होते हैं इंडिया में, कैसा स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, माउंटेन्स कहाँ पर है, रिवर्स कहाँ पर है, पेनिसुला कहाँ पर है, लेक कहाँ पर है, केप कहाँ पर है, हिल लॉक कहाँ पे है, फुट हिल्स किसको कहते हैं, ग्लेशियर्स किसको कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखो, the landform which is irregular and has some altitude on the surface of the earth is called physiography। तो आप सोच रहे होंगे फिजियोग्राफी क्या होता है। तो लैंड फॉर्म, ये जो भी हिस्सा हम देखते हैं लिथोस्फीयर का, ये उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा, कहीं पे नदी बह रही है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे वैली है, कहीं पे प्लेट्यू है, तो इसको हम फिजियोग्राफी कहते हैं। इट इंक्लूड्स माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि हम इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो देखो, इसको हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन्स: नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन, आर्कियोपेलागोस एंड ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन्स। तो नॉर्थ इंडिया में किस तरीके से बड़े बड़े नॉर्थन प्लेन्स बन रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बड़ी बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है, यमुना है। कोस्टल प्लेन कैसे बन रहे हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में हमारे पास में क्या है, कोस्टल एरियाज हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू कैसे बन रही है, क्योंकि हमारा साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो किस तरीके से 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको इस चैप्टर में से मैप क्वेश्चंस भी आएंगे। देखो, ये आपको इस तरह की लाइन जो दिख रही है वो माउंटेनियस रेंज है, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पर माउंटेन्स है। ये जो आप देख रहे हैं 1200, तो ये हमारे सबसे इतनी बड़ी हाइट है इसकी मीटर्स में, 600 to 1200। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसकी फिजियोग्राफी को समझेंगे। अब देखो, शुरुआत करते हैं नॉर्थन माउंटेनियस रीजन से। This is an important natural region of India. It is known as the Himalayan mountain system. तो नॉर्थ में हमारे पास में माउंटेन्स में आ गए हैं हिमालय। अब इसको देखें तो ये 2400 किलोमीटर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में पसरा हुआ है, या कह सकते हैं फैला हुआ है नॉर्थ में। इट हैज़ एन आर्क शेप, तो इसका शेप है आर्क जैसा। इट्स विड्थ रेंजेस बिटवीन 240 किलोमीटर्स टू 320 किलोमीटर्स। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन बट is a complex of many mountain ranges. Going towards east from Afghanistan, it extends up to Myanmar via India, Nepal and Bhutan. तो बच्चों आपको पता है इंडिया की बॉर्डर पे नेपाल है, भूटान है, और इंडिया के नॉर्थ मोस्ट जम्मू कश्मीर के उस साइड वाले हिस्से पे है अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। It has more span in Tibet in the north. It is a part of the mountain system known as the Pamir Knot. तो ये भी आपको याद रखना है कि ये माउंटेन सिस्टम का एक पार्ट है जिसे हम पामिर नॉट कहते हैं। Himalayas on the whole can be divided into 2 divisions. अब हिमालय इतना बड़ा है कि हम इसको भी फर्दर 2 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया नॉर्दर्न हिमालयन रीजन और दूसरा हो गया ईस्टर्न हिमालयास। तो देखो, नॉर्दर्न हिमालय रीजन को समझते हैं। There are 3 mountain ranges parallel to each other. The northern range is called the Greater Himalayas. तो नॉर्दर्न रेंज को हम ग्रेटर हिमालयास कहते हैं। This is the loftiest range among the Himalayas, wherein there are more than 40 peaks which exceeds height of 7,000 meters. अब ये जो नॉर्थ में हिमालय है वो इतने सारे पहाड़ों का मिक्सचर है कि लगभग 40 जितनी चोटियां हैं हिमालय की अलग अलग, और अगर पूरी हाइट देखें तो ये मोर देन 7,000 मीटर होती है। मोस्ट फेमस अमॉन्ग देम इज माउंट एवरेस्ट विच इज़ 8848 मीटर्स हाई। तो पूरे एशिया में सबसे हाईएस्ट जो अगर हम किसी की हाइट देखें दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। इट इज़ ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर। इट इज़ नोन एज सागरमंथा इन टिबेट। तो इसको सागरमत्था भी हम कहते हैं टिबेट में। अदर फेमस पीक इज़ गॉडविन ऑस्टिन
और के स्क्वायर। तो गॉडविन ऑस्टिन भी एक दूसरा फेमस पीक है जिसको हम माउंट एवरेस्ट के बाद में याद करते हैं। 8611 मीटर्स इसकी हाइट है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और बच्चों ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में आ सकता है, गॉडविन ऑस्टिन इंडिया का हाईएस्ट पीक है। There are three distinct ranges in Himalayas which are almost parallel to each other. The Greater Himalayas, there are some high mountain passes such as Jilipla, Nathula, Shipikila, etc. Mansarovar, which is considered to be a sacred holy place, चाइना इज लोकेटेड इन दिस रेंज। तो बच्चों ये कहा जाता है कैलाश मानसरोवर, जहाँ पे शिव जी जो हिंदू के गॉड हैं उनका जो कहते हैं जहाँ पे वो रहते हैं वो चाइना में है, ये कंसीडर हम करते हैं। चाइना की तरफ का जो हिमालय है उस तरफ हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आपको फैक्ट दे रखे हैं, माउंट एवरेस्ट की हाइट, फिर गॉडविन ऑस्टिन जिसको के स्क्वायर कहते हैं, कंचनजंगा, मकालू, धवलगिरी, अन्नपूर्णा, तो ये इनकी अलग अलग हाइट्स दे रखी है। Second range in the south of Greater Himalayas is also spread in wider area. It is called Central Himalayas. तो जो सेकेंड रेंज है उसकी बात अगर करें तो हम उसको बीच में है इसलिए उसे हम सेंट्रल हिमालय कहते हैं, और लेसर हिमालयाज वहाँ पे बहुत ही कम है हिमालय। तो देखो विथ अ विड्थ रेंजिंग फ्रॉम 80 to 100 किलोमीटर, दिस रेंज इंक्लूड्स माउंटेनियस रेंजेस लाइक पीर पांजल, महाभारत, नागटिबा, etc. Many hill stations have developed in this moderately high range. Some of these hill stations are Dalhousie, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे खूबसूरत से हिल स्टेशंस यहाँ पे बसे हुए हैं। आई एम श्योर आपने भी इनके नाम सुने हुए होंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, etc. are famous holy places. Kullu, Kangda and Kashmir are extremely beautiful natural valleys in this region. तो ये साउथ रेंज जो है ग्रेटर हिमालयाज जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स ये ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे आगे चल के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो थर्ड रेंज सिचुएटेड इन फर्दर साउथ इज नोन एज शिवालिक आउटर हिमालय and most of it falls within India. It is about 10 to 15 kilometer wide and has an average height of 1000 meters. Peculiar valley formation have taken place in this range which are covered by gravel, stones and thick sediments. Locally these are known as Doon. Example Dehradun, Patli Dun, कोठारी दून। तो ये अलग अलग इनको दून कहा जाता है। यहाँ पे पत्थर, स्टोन्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ईस्टर्न हिमालय की जो असम की साइड पे है। तो देखो रेंजेस सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस हैव लेसर हाइट। तो यहाँ पे हाइट क्या है हिमालय की, बहुत छोटी। सम ऑफ देम आर मोर फेमस एज हिल्स। These hills in eastern Himalayas are spread as smaller ranges. Among them, Patikai Hills are situated in Arunachal Pradesh, Naga Hills in Nagaland, Lushai Mizo Hills in Mizoram. These hills are located near the eastern border and have their continuation in Arkan Yoma range in Myanmar. तो ये आरकान योमा रेंज म्यांमार तक कंटिन्यू करते हैं। गारो, खासी, जैंतिया hills are in Meghalaya. Mountainous regions have more rainfall, so dense forests have developed here. As this is forest area, अब ये जो फॉरेस्टेड एरिया है, रोड्स, रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड मच। अब जहाँ पे पहाड़ होंगे, पेड़ होंगे, घने जंगल होंगे, वहाँ पे रेलवेज और रोड्स तो होंगे ही नहीं बच्चों, ज़्यादा डेवलपमेंट तो वहाँ पे हुआ ही नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जब मेघालय, असम और वहाँ पे जाएंगे तो आपको चाय के बागान देखने को मिलेंगे और वहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन की। दिस नॉर्दर्न प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन एंड द साउदर्न पेनिसुला।
तो ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स जितने भी बने हैं, प्लेन्स जहाँ पे खेती बहुत बढ़िया होती है, मतलब प्लेन लैंड्स की अगर हम बात करें, ये नॉर्थ माउंटेन के बीच में और साउथ के पेनिसुला के बीच में है. दिस प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू द एलोवियल सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालयन रिवर्स सच एज सतलज, Ganga and Brahmaputra. At some places, the layers of the sediments are about 50 meters thick. तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो ये जो सेडिमेंट्स यानी जो भी डिपॉजिट होते हैं, नदियाँ लेकर आती है, वो लगभग 50 मीटर तक थिक होते हैं. As these plains occupy very large area in North India, these are known as Great Plains of North India. अब ये बहुत ज़्यादा जगह नॉर्थ इंडिया में घेरते हैं, इसलिए इसको नॉर्थ इंडिया के ग्रेट प्लेन्स कहा गया है. The plain is about 2,400 km long. It is considered as one of the largest river plains of the world. Its western part is narrower than the eastern part. The plain is almost a level land. तो ये जो plains form बनते हैं बच्चों, ये land के बराबर ही होते हैं. None of its part is higher than 180 meters from sea level. The plain is very narrow near Delhi. दिल्ली के पास में ये plain बहुत ही जाकर narrow यानी छोटा हो जाता है. The Satluj plain lies to the west of Delhi while the Ganga plain in the east. This plain is considered to be the most prosperous region of India. इसीलिए गंगा के आसपास के जो एरिया होते हैं उन्हें बहुत प्रॉस्परस कहा जाता है. काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज उसके आसपास बनी हुई है. इंपॉर्टेंट सिटीज़ सच एज दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता एक्सेट्रा आर सिचुएटेड इन दिस प्लेन. बच्चों, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, कोई भी एंशियंट समय की हम बात ले लें तो हमें पता है कि जितने भी लोग हुआ करते थे वो नदियों के आसपास बसना पसंद करते थे, और तभी ये बहुत बड़े बड़े शहर, इंपॉर्टेंट शहर कह लो देश के, वो इन नदियों के आसपास हैं. सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, बीज एंड सतलज ओरिजिनेट इन हिमालयाज. जनरली अ रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड डोएब. तो आप ये जानना कि जब दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है उसे डोआब कहते हैं. डो मतलब दो, टू, आब मतलब मीन्स वाटर. Thus the plain which is formed by 5 rivers is called पंजाब. आब मतलब पानी. तो देखो, पंज यानी 5, आब मतलब वाटर. 5 नदियों के पानी से जो लैंड बना हुआ है उसे पंजाब कहा गया है. मोस्ट ऑफ दिस प्लेन इज इन पाकिस्तान. और इसकी जो बाकी का जो प्लेन है वो पाकिस्तान में है. ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: बाबर, तराई, बंगार, खादर. तो ये किस तरीके के प्लेन्स बनते हैं नदियों के पानी के कारण, उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है. अ स्मॉल एंड नैरो बेल्ट ऑफ ग्रेवल्स एंड स्टोन्स लाइज पैरेलल टू द रिवर सिंधु अप टू Tista river in Shivalik foothills. This belt is almost 8 to 16 kilometer wide. It is called Bhabar. तो ये जो टिस्टा और शिवालिक फुटहिल्स के बीच में है, ये बेल्ट 8 to 16 किलोमीटर चौड़ाई में है, इसे हम भाबर कहते हैं. The Tarai region which is more humid and marshy comes next. Dense forest and diversified wildlife are seen here. तराई रीजन में डेंस फॉरेस्ट यानी बहुत ज़्यादा घने जंगल और अलग अलग तरह के वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने को मिलती है. द ओल्ड एल्यूविलियम इज इन द प्लेन्स इज कॉल्ड बंगार. तो जो पुराना वाला मिट्टी का जो एल्यूविलियम लेयर है उसे बंगार कहा जाता है. ड्यू टू कंसिस्टेंट डिपोजिशन इट डेवलप्स अ टेरेस शेप विच इज़ एट हायर लेवल देन फ्लड प्लेन्स. द न्यू सेडिमेंट ऑफ फ्लड इज खादर. और जो लेटेस्ट या न्यू सेडिमेंट होता है उसे हम खादर कहते हैं. अब बात करते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू की, यानी ऊंची ऊंची जो लैंड के हिस्से होते हैं उनको पेनिसुलर प्लेट्यू कहा जाता है. This is the oldest region of India. The region appears as an interward triangle. Its average height is about 600 to 900 meters. Its northern part slopes towards northeast, which is evident from the flow of Chambal. तो चंबल नदी के कारण ये क्या हो गया है, इसका स्लोप बन गया है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ. And Damodar rivers, Sun and Damodar rivers. The southern part slopes towards southeast. Most of its area is in south. Hence it is called Southern Plateau. As it is surrounded by sea on its 3 sides, it is called Peninsular Plateau. तो ये 3 तरफ से, सी के 3 तरफ से घिरी हुई है प्लेट्यू, इसीलिए इसे पेनिसुलर प्लेट्यू कहा जाता है.
Peninsular Plateau can be divided into two parts, Malwa Plateau and Deccan Plateau. तो Deccan Plateau साउथ में है और मालवा प्लेट्यू के बारे में अब देखते हैं. Malwa Plateau, Aravalli Range is situated to the northwest part of Malwa Plateau. Aravalli is one of the oldest ranges in the world. Aravalli जो माउंटेन्स की रेंजेस है वो सबसे पुरानी रेंजेस मानी जाती है. गुरु शिखर is the highest peak and it is 1722 meters high. To the south of this region, the rivers Chambal and Betwa emerging from Vindhyachal flow northwards and meet river Yamuna, while river Sun flows northwards and meet river Ganga. तो ये अलग अलग रिवर्स बता रखी हैं बच्चों जो आगे जाके बड़ी बड़ी नदियों में मिल रही हैं. इट कैन बी नोन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो दैट रीजन स्लोप्स नॉर्थवर्ड्स. और इसीलिए इसका क्या हो रहा है, एक स्लोप क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये बहती बहती माउंटेन्स के ऊपर से जाकर बड़ी नदियों में मिल जाती हैं. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल अपलैंड इज नोन एज बुंदेलखंड. Besides this, rivers Luni and Banas also originate in the Aravalli range in northeast. These rivers vanish in the run of Kutch, while Sabarmati and Mahi rivers meet the Gulf of Khambat. तो ये जो नदियां हैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये आगे जाकर बह के बंद हो जाती है. दूसरी रिवर्स जो है वो रन ऑफ कच्छ में जाके ख़त्म हो जाती है. एक साबरमती और माही जाकर गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में. From the flow of these rivers, it can be ascertained that the western part of Malwa Plateau slopes towards southwest. तो गुजरात कहाँ पर है, इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में. और ये जो खंबात और ये थोड़े से साउथ पोजीशन पे हैं तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं. राजमहल हिल्स एंड शिलोंग प्लेट्यू आर अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू विच ऑल्सो इंक्लूड्स रांची प्लेट्यू. तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर रांची प्लेट्यू का भी समावेश है. ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में MCQs में आ सकती हैं. Deccan Plateau. The Deccan Plateau is situated to the south of Satpura, Mahadev and Maikal ranges, which are located to the south of Malwa Plateau. The northwest parts of the plateau are composed of lava deposits. On the western sides, its border is demarcated by Western Ghats, which runs north-south along the Arabian Sea. अब साउथ में बात करें डेक्कन प्लेट्यू की तो साउथ में सतपुड़ा, महादेव एंड मैकल रेंजेस है, बड़ी बड़ी माउंटेनियस रेंजेस है और यहाँ से मालवा प्लेट्यू की शुरुआत होती है. नॉर्थ वेस्ट पार्ट से ये लावा डिपॉजिट से बने हुए हैं. इसकी बॉर्डर जो है डिमार्केटेड यानी पूरी की पूरी बनी हुई है वेस्टर्न घाट से जुड़ी हुई है. साथ में वेस्टर्न घाट्स के अरेबियन सी चल रहा है, कोस्टल रीजन है. It has several local names. It is known सह्याद्री in महाराष्ट्र. तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है. महाराष्ट्रियन जो कोस्टल रीजन के साइड पे जो माउंटेनियस रेंजेस है उन्हें सह्याद्री कहा जाता है. कर्नाटक में भी इसे सह्याद्री कहा जाता है एज नीलगिरी इन तमिलनाडु एंड अन्नामलाई एंड Cardamom ranges along the border of Kerala and Tamil Nadu. The southern portion of Western Ghats is more lofty. और जो southern portion है Western Ghats का वो बहुत ही ज़्यादा lofty है, lofty टाइप का है, बड़ा ही soft टाइप का है. Generally, the average height of Deccan Plateau ranges between 900 to 1000 meters, but at a few places it exceeds that height. Few isolated hills having more than 900 meters of height from the eastern boundary of this plateau. This is called Eastern Ghats. It has a general slope towards southeast which is evident from the direction of the flow of the rivers. तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे ईस्टर्न घाट्स भी है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है फ्लो ऑफ रिवर का. एक्सेप्ट रिवर्स नर्मदा एंड तापी विच फ्लो वेस्टवर्ड. सिर्फ और सिर्फ नर्मदा और तापी वेस्टवर्ड यानी कि वेस्ट गुजरात की तरफ पे फ्लो करती हैं, बाकी सारी ईस्ट की तरफ पे फ्लो करती हैं. मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मीट बे ऑफ बंगाल. और ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं कृष्णा, गोदावरी, ये सारी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं. अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की. कोस्टल प्लेन्स यानी कोस्ट से जो लगे हुए प्लेन्स है, प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट यानी सी कोस्ट के आसपास जितने भी प्लेन्स बने हुए हैं उनकी अब हम बात करते हैं. तो देखो पेनिसुलर प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय अ नैरो
अ बेल्ट ऑफ प्लेन्स फ्रॉम कच्छ टू ओडिशा। तो अगर हम मैप में देखें तो कच्छ से लेके ओडिशा तक हमारा क्या होता है, कोस्ट चल रहा है, अरेबियन सी, फिर इंडियन ओशन, फिर इस साइड पे बे ऑफ बंगाल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्ट कोस्ट प्लेन इज स्प्रेड फ्रॉम गुजरात टू केरला. Except in Gujarat, the plain is mostly narrow. It is very much undulating and is known as Malabar coast. तो ये जो कोस्ट है ये बहुत ही पतला है गुजरात से केरला की तरफ का, और इसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है. द कोस्ट ऑफ गोवा. West Coast rivers have developed creeks and their estuaries. Most of these creeks are submerged valleys under river water. तो वेस्टर्न साइड में यानी गुजरात से गोवा और इस साइड में क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा नहीं है, और पानी के लैंड पे आ जाने के कारण वहाँ पे वैलीज बन गई और ये सब रिवर में मिक्स हो गए. दीज आर फॉर्म ड्यू टू एमरजेंस ऑफ सी शोर. It provides favorable condition for fisheries. There are many natural ports on the western coast which include Mumbai, Marmagao. Backwaters have developed along the southern coast of Kerala and these are known as कायल in local language. तो बहुत सारी अच्छी जोग्राफिकल कंडीशंस के कारण, कोस्टल रीजन्स के कारण बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं कोस्टल एरिया पे वेस्टर्न साइड में. There is substantial alluvial deposit in the deltas of Kaveri, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी. तो बच्चों साउथ में ये जो हमारे पास में बड़ी बड़ी रिवर्स हैं एक डेल्टा रीजन फॉर्म कर रही हैं, ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म कर रही हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी. इट्स नॉर्दर्न कोस्ट इज नोन एज नॉर्थ सरकार कोस्ट एंड द तमिलनाडु कोस्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट. Archipelagos. There are few archipelagos in India. Andaman and Nicobar, Lakshadweep are major archipelagos among them. तो बच्चों ये हमारे क्या है, आइलैंड्स हैं. There are many smaller islands in Lakshadweep and these are located at some distance of Kerala coast. These islands have a horseshoe shape. तो अगर आप इनका शेप देखेंगे तो ये horseshoe shape के टाइप के हैं. Such coral islands are called atolls. Andaman Nicobar Islands are situated in Bay of Bengal. Here the number of islands is also more and three are situated very far from Indian coast. There are few mountain ranges, some of which are formed due to the volcanic activity. तो अंडमान और निकोबार में volcanic activity के कारण mountainous range भी form हो चुके हैं. These islands spread over 350 km and have a strategic importance. क्योंकि ये इंडिया के पास में आते हैं, इनकी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है. पहले के समय में लोगों को काले पानी की सज़ा देने के लिए इनको वहाँ पर छोड़ दिया जाता था. लाइक टू नो, यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है. द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज बैरन आइलैंड इन अंडमान निकोबार आर्किपेलागो. नारकोंदम विच इज़ वेरी नियर टू इट इज़ डॉर्मेंट वॉल्केनो. तो यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो है भारत के पास में और एक डॉर्मेंट जो अब ख़त्म हो चुका है. तो वो वोल्केनो दोनों हमारे पास में अंडमान एंड निकोबार में प्रेजेंट है. Thus there is a diversity in the physical features of India. Every region has its own distinct characteristics and yet all regions are interconnected. हमारे देश के हर रीजन की एक कैरेक्टर स्पेशलिटी है, उसकी लोकेशन, उसकी कंडीशंस, और फिर भी हमारी इन सब ये सारी की सारी रीजन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. ऑल ऑफ देम हैव इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड आर यूजफुल इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स. तो जो नॉर्थ में फर्टाइल प्लेन्स है उन्हें धान का, अनाज का भंडार कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी खेती होती है. साउदर्न प्लेट्यू इज़ रिच इन मैनी मिनरल रिसोर्सेज. तो जैसे आंध्र प्रदेश और वहाँ से गोल्ड अच्छा मिलता है. कोस्टल एरियाज़ जैसे झारखंड और उड़ीसा और यहाँ से अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है, जूट मिलता है. तो ये सारी चीज़ें मिलती है विच हैज़ एनहांस द नेशनल प्रोग्रेस. तो हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें हमें हमारे देश को मिलती है उसकी लोकेशन के कारण. मैनी रिवर्स विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ओरिजिनेट इन द नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंजेस विच इज़ ऑल्सो नोन फॉर अ वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज.